आज हम फ्रिक्शन को आगे बढ़ाएंगे और इसमें देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, स्लाइडिंग रोलिंग फ्रिक्शन और फाइनली करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स फ्रिक्शन से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन से। तो आज लिखिए इसमें पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन? देखो, हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस के कांटेक्ट में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा। इस सरफेस के कांटेक्ट में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास है सपोज m। अब सरफेस जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगी वो कांटेक्ट फोर्स होगा। और कौन कौन से कांटेक्ट फोर्स लगाएगी ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पे? एक तो नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर की तरफ, और जब हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, मैं इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, तो ये सरफेस इस पे फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स लगाएगी, फ्रिक्शन लगाएगी। ठीक है, सपोज मैंने इस पे फोर्स लगाया और इस ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया। ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिंस टू मूव, ये अपना मोशन करना स्टार्ट कर रहा है। तो ये सरफेस इस पे कौन सा फ्रिक्शन लगा रही होगी? उस टाइम पे जब ये ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट कर रहा है उस टाइम पे फ्रिक्शन लगता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफएस मैक्स। ये ऑब्जेक्ट जब मूव करना स्टार्ट कर रहा है तो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी लिमिट पे पहुंच गया, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस ऑब्जेक्ट का। एक इस पे रिएक्शन लग रही है ऊपर की तरफ, ये सरफेस इस पे कांटेक्ट फोर्स रिएक्शन लगा रही है ऊपर की तरफ, और ये भी कांटेक्ट फोर्स है, ये लग रहा है इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर की तरफ। हम वो केस ले रहे हैं जब ऑब्जेक्ट बस चलना स्टार्ट कर रहा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखने के लिए हमने पैरेललोग्राम बनाया, इनका रिजल्टेंट यहां आएगा। अब ये जो रिजल्टेंट आया रिएक्शन का और लिमिटिंग फ्रिक्शन का, ये रिजल्टेंट रिएक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है, ध्यान देना, रिएक्शन का लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है, दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यही है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ गया? ये है केस। क्या है? जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है उस टाइम पे फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा, दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये किसके इक्वल होता है हमने कहा देखते हैं। इस ट्रायंगल को देखिए, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग हो सकती है, हम इसको यहां कंसीडर कर सकते हैं एफएस मैक्स को। ठीक, तो यहां पे tan थीटा, इस ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला एफएस मैक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हो गया r, दिस इज 90 डिग्री। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर एफएस मैक्स अपॉन बेस इज r। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इन सरफेसेस के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू r। r से r गया, tan थीटा इक्वल टू म्यू s। सो टेंजेंट ऑफ, हम ये कह सकते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां से हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स म्यू s। तो अगर हमें स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन हो, स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन हो तो हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। तो यही है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब करते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब आगे एंगल ऑफ रिपोज लिखिए। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझिए। रिपोज, रिपोज मीन्स आराम करना, आराम करना। तो ये एंगल ऑफ रिपोज क्या है? ये है बड़ा इंटरेस्टिंग। चलिए देखिए, इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको, इसको ऐसे समझिए। यहां पे हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ऐसे झुका हुआ। मैंने इसके ऊपर ये डस्टर रखा। सपोज मैंने इसको इंक्लाइन किया एट एन एंगल 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने इसको 10 डिग्री झुकाया हुआ है। सपोज ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, इसके साथ 10 डिग्री। मैं देखता हूं ये ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं एंगल बढ़ा के 15 डिग्री कर देता हूं। मैंने कहा अभी भी स्लाइड नहीं कर रहा है। मैं एंगल बढ़ा के इस प्लेन का 20 डिग्री कर देता हूं। मैं कह रहा हूं अब 20 डिग्री करने पे ये नीचे आना स्टार्ट हो गया है, स्लाइड करना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 20 डिग्री तक ये डस्टर, ये ऑब्जेक्ट इस इंक्लाइंड प्लेन पे आराम कर रहा था।
20 डिग्री तक। 20 डिग्री जैसे ही इंक्लाइंड प्लेन का एंगल पहुंचा विद द हॉरिजॉन्टल, ये स्लाइड होना स्टार्ट हो गया। तो 20 डिग्री इसका एंगल ऑफ रिपोज है। 20 डिग्री क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। तो इसकी डेफिनेशन बनाएं? यस सर बनाएं। देखो पहले समझो, यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, हमने देखा ऑब्जर्वेशन से कि जैसे ही इंक्लाइंड प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ फाई पहुंचा, ये ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड करना इसने स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज क्यों? क्योंकि इससे पहले तक ये आराम कर रहा था। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनाते हैं? देखिए, इट इज द मिनिमम एंगल that an inclined plane makes with horizontal at which body placed over it just begins to slide। ये मिनिमम एंगल है जो इंक्लाइंड प्लेन बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, और इस एंगल पे जो बॉडी रखी हुई है इसके ऊपर, इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब कंसेप्ट समझिए। कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे क्यों आता है, वो कंसेप्ट अब हम देखने जा रहे हैं। ये देखो, यहां पे हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट, सपोज इसका मास है m, इसका मास है m, और ये है हमारा एंगल ऑफ रिपोज, जहां पे इस बॉडी ने स्लाइड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे देखते हैं। इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो देखते हैं। एक तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा देखो, इस mg को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहां पे इधर की तरफ, मतलब इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे एक लाइन ड्रॉ की। देखिए, अब इसका परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये और इसका परपेंडिकुलर ये, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। ये फाई है तो ये भी फाई होगा। आप ज्योमेट्री से कहीं से भी निकाल सकते हैं, ये फाई तो ये भी फाई। ठीक है ना? ठीक है, इसका परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर ये। ठीक, mg को रिजॉल्व किया तो ये मिलेगा mg cos फाई। ठीक है, फाई के साथ mg cos फाई। इस mg cos फाई के परपेंडिकुलर इधर क्या मिलेगा? mg sin फाई। ये कितना मिलेगा? mg sin फाई। ये सरफेस इसको रिएक्शन देगी ऊपर की तरफ r। ठीक है, सपोज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पे है μs। इन सरफेसेस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज μs। ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा, इस पे फ्रिक्शन लगेगा मोशन के अपोजिट इधर की तरफ, और फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन देखते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है इस पे? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो Fs max इज इक्वल टू μs इंटू r, μs r। अब ध्यान देना थोड़ा, ये ऑब्जेक्ट ना तो इधर जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, ना तो इधर जा रहा है ना तो ऊपर जा रहा है, मतलब r इक्वल टू दिस फोर्स mg cos फाई। तो हम इसको लिख सकते हैं μs mg cos फाई। ठीक है, अब देखना, अब कंसेप्ट स्टार्ट होता है। कौन कौन से फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं एक बार फिर से। mg को रिजॉल्व कर दिया, mg cos फाई जो रिएक्शन के इक्वल हो गया, तो हम यहां पे लिख लेते हैं, r इक्वल टू mg cos फाई। ठीक है, mg sin फाई जो इसको नीचे लाना चाहता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है? μs mg cos फाई। समझ गए फोर्सेस? यस सर। अब देखो, ध्यान देना, सपोज मैं इसको यहां नीचे ऐसे झुका दूं, इस एंगल को मैं कम कर दूं, इंक्लाइंड प्लेन को, मतलब मैं ऐसे कर दूं इसको कुछ ऐसे।
जब ये ऐसे हो गया, सपोज एंगल बना थीटा, अब देखिए ये एंगल कम हो गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम होगा कि ज्यादा? जब ये ऐसा है ना, मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन जो लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे वो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा इस केस में, बताइए? तो देखना पड़ेगा। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन तो म्यू एस एम जी कॉस थीटा बन जाएगा यहां पे। अब थीटा की वैल्यू यहां पे ज्यादा थी, यहां कम हो गई, थीटा की वैल्यू कम हो गई, थीटा की वैल्यू कम हो गई, तो कॉस थीटा कम होगा या ज्यादा होगा? देखते हैं। कॉस थीटा, सपोज थीटा पहले 0 है, फिर बढ़ते बढ़ते 90, कॉस 0 0 नहीं, कॉस 0 1, कॉस 0 1, कॉस 90 0। अगर थीटा की वैल्यू कम कर दें, उल्टे से देखो, अगर थीटा की वैल्यू कम कर दें तो कॉस की वैल्यू बढ़ती है, कॉस की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है। यहां पे थीटा की वैल्यू कम कर दी तो कॉस की वैल्यू बढ़ेगी, कॉस की वैल्यू इंक्रीज होगी, एम तो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, म्यू एस कांस्टेंट है, कॉस की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हम ऐसे करते जाएंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीज होता जाएगा, ठीक। और ये नीचे लाने वाले फोर्स के साथ क्या होगा देखते हैं। साइन की वैल्यू देखते हैं, साइन की वैल्यू, साइन 0 0, साइन 90 1। तो जैसे जैसे एंगल कम हो रहा है 90 से 0 की तरफ, एंगल कम हो रहा है, साइन की वैल्यू भी कम हो रही है, तो ये वाला फोर्स कम होता जाएगा, mg sin फाई कम होता जाएगा। एक बार फिर से देखिए, कंसेप्ट समझा रहा हूं पहले मैं। जब ऐसे था, कुछ एंगल बना रहा होगा, कुछ लिमिटिंग फ्रिक्शन रहा होगा, कुछ नीचे लाने वाला फोर्स रहा होगा इस ऑब्जेक्ट पे जो यहां रखा हुआ है। अब मैंने ये ऐसे कर दिया, केस नंबर 2, एंगल कम कर दिया तो मैं देखता हूं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और नीचे लाने वाला फोर्स कम हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ गया, नीचे लाने वाला फोर्स कम हो गया। तो यही रीजन है कि जब आप इसको यहां से ऐसे कर दो तो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ नहीं आता है, कम आता है, कम चांस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, इसको रोकने वाला फोर्स बढ़ जाएगा, नीचे लाने वाला फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर ये वाला ज्यादा हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा, नहीं। जब हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग तक नहीं पहुंचा, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक नहीं पहुंचा, तो अप्लाइड फोर्स इक्वल, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इसके अप्लाइड फोर्स के इक्वल, ठीक। जब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा हो जाएगा तब ये नीचे की तरफ आएगा। ओवरऑल फिर से कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, जैसे ही मैंने यहां से ये एंगल नीचे कर दिया, ऐसे एंगल कम कर दिया, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बढ़ गया और अप्लाइड फोर्स, ये वाला फोर्स कम हो जाता है। तो मतलब ज्यादा फोर्स चाहिए अब इसको नीचे लाने के लिए, अगर ऐसे है तो। और अगर ऐसे कर दिया, यहां एंगल इंक्रीज कर दिया, एंगल इंक्रीज कर दिया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगा और ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा। तो अब इसको नीचे लाना इस अप्लाइड फोर्स के लिए इजी हो जाएगा ज्यादा एंगल में। तो समझ गए यहाँ पे वो कह रहा है? यस सर, ठीक। वापस आ जाते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो। तो एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जहां पे ये ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है नीचे की तरफ, उस एंगल को क्या बोला? एंगल ऑफ रिपोज। अब हमें निकालना है ये किसके इक्वल होगा। चलो वापस आते हैं यहाँ पे। R इक्वल टू क्या है? mg cos फाई। ये ऑब्जेक्ट ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, इट मींस जो ये सरफेस रिएक्शन दे रही है इट इज इक्वल टू mg cos फाई, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है नीचे की तरफ, तो इसका मतलब जो नीचे की तरफ लाने वाला फोर्स है mg sin फाई, mg sin फाई वो इक्वल हो गया होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के, तभी तो ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज म्यू एस mg cos फाई, ठीक है, ठीक है सर। mg से mg गया तो साइन फाई, इसको यहां लेके आ जाओ, mg से mg कट हो गया, साइन फाई, इस कॉस फाई को यहां लेके आ जाओ, साइन फाई अपॉन कॉस फाई, टेन फाई, तो टेन फाई इक्वल टू म्यू एस। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। टेन फाई इक्वल टू म्यू एस। अब हम जानते हैं कि म्यू एस तो टेन थीटा के भी इक्वल होता है। थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन,
tan से tan गया, सो फाई इक्वल टू, यहां से निकाल सकते हैं फाई इक्वल टू थीटा। इट मीन्स, यहां पे लिख लेना इसको, इट मीन्स एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गई ये बातें? यस सर, ये क्लियर हुआ। चलो अब इसमें आगे चलते हैं, अब कुछ समझते हैं इसमें। ठीक है, एक जनरल मीनिंग बना लेते हैं इसकी। अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल, 3 केसेस देखते हैं इसमें। केस नंबर 1, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा। ठीक, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होगा। एंगल ऑफ रिपोज वो मिनिमम एंगल है जहां पे वो नीचे आना स्टार्ट करता है। इससे कम एंगल होगा तो वो नीचे नहीं आएगा, इससे ज्यादा एंगल होगा तो नीचे आ रहा होगा। तो अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा? मोशन में होगा, नीचे आ रहा होगा। कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा यहाँ पे? काइनेटिक फ्रिक्शन। जब चल रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, केस नंबर 2, जब इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड करना स्टार्ट करता है। और कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। केस नंबर 3, जब इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कम हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज से, कम हो जाएगा, यहां झुका दिया इसको, एंगल ऑफ रिपोज ये यहां झुका दिया, तो ऑब्जेक्ट कैसे होगा? रेस्ट में। और कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। लिख लें, यहां पे लिख लेते हैं। यहां पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। जब ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा कब करेगा? जब इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा। जब एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होगा जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। सही है, समझ में आ गई बातें? यस सर, समझ में आ गई। ठीक है, यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, यहां पे देखो, tan फाई इक्वल टू म्यू एस, तो एंगल ऑफ रिपोज फाई इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। तो अगर हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है तो हम एंगल ऑफ रिपोज निकाल सकते हैं। ठीक, या ये कहें कि अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करना हो, जैसे हमें इस डस्टर का और इस कॉपी का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? म्यू एस। तो क्या करो, इसको ऐसे स्टार्ट कर दो और देखो कहां पे ये स्लाइड करना स्टार्ट करता है, यहां पे। तो 2-3 रीडिंग ले लो, इस एंगल की एवरेज वैल्यू ले लो, वो हमारा क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ रिपोज फाई आ जाएगा। फाई आ जाएगा तो म्यू एस निकाल लेंगे। यस, निकाल लेंगे। म्यू एस इक्वल टू tan फाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए इसमें। यस सर, आगे चला जाए, इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो, एंगल ऑफ रिपोज से रिलेटेड, फिर आगे बढ़ेंगे स्लाइडिंग रोलिंग फ्रिक्शन में। पहले इसका एक क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, देखते हैं आप इसमें क्लिक कर पा रहे हैं या नहीं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इंक्लाइंड प्लेन में रखा हुआ, यह है इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कुछ भी है, नहीं पता हमें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एंगल है 37 डिग्री और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 1/√3। 1/√3 कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आप ये बताइए, ये नीचे आएगा या नहीं आएगा? नीचे आएगा या नहीं आएगा? कैसे करें सर? नीचे कब आएगा? जब ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा। तो एंगल ऑफ रिपोज कैसे निकालें? हम जानते हैं म्यू एस इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। म्यू एस इज 1/√3, 1/√3 इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। तो फाई एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, ऐसा लिख सकते हैं। या सीधा यहीं से कौन सी वैल्यू tan की 1/√3 होती है? 30 डिग्री। 30 डिग्री यही तो होती है। तो एंगल ऑफ रिपोज कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। अगर एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो यहां पे है इंक्लाइंड प्लेन का हमने बना रखा वो 37 है। इस ऑब्जेक्ट ने नीचे आना कब स्टार्ट करना है? 30 डिग्री से ज्यादा एंगल पे, 30 डिग्री पे आना स्टार्ट कर देगा। और ये एंगल 37 डिग्री है, तो क्या ये नीचे आएगा? यस। एक बार फिर से, एंगल ऑफ रिपोज कितना आया? 30 डिग्री। हमने कितना एंगल कर रखा है? 37 डिग्री। तो क्या ये नीचे आ रहा होगा? आंसर इज यस, आ रहा होगा। अगर ये एंगल 30 से कम होता, सपोज
ये होता 20 डिग्री, तो क्या ये मूव कर रहा होता? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ऐसे एंगल ऑफ रिपोज आप निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। म्यू एस इक्वल टू tan phi, 1/√3 इक्वल टू tan phi, tan की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है? 30 डिग्री। ठीक है, आगे चला जाए। यस सर, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ये था एंगल ऑफ रिपोज। अब स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। पहले बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो तब लगता है जब बॉडी स्लाइड कर रही हो किसी सरफेस के ऊपर। जैसे एक वुडन ब्लॉक है, आप उसको धक्का दे रहे हो, आगे भेज रहे हो, तो ये स्लाइड करते हुए जा रही है, तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक। रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? जब बॉडी रोल करते हुए जा रही हो। जैसे कोई बॉल हो गई, ऐसे घूमते हुए जाती है, या आपके पास व्हील हो गया ऐसे घूमते हुए। एक बात ध्यान देना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उस समय ये सरफेस जो कांटेक्ट में है वो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन जब लगता है तो जो सरफेस कांटेक्ट में है वो बदल रही है। अभी देखो, ये वाला पॉइंट इधर है और बी वाला पॉइंट यहाँ पे है। जब ये टायर आगे जाएगा घूम के तो ए वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा और बी वाला ऊपर चले जाएगा, तो जो सरफेस कांटेक्ट में है वो चेंज हो रही है। लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब एक्ट करता है तो जो सरफेस कांटेक्ट में है वो नहीं बदलती है। रोलिंग फ्रिक्शन में सरफेस बदलती है। और हम जानते हैं रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, मतलब बॉडी को रोल करना इजी होता है स्लाइड करने से। और यही रीजन है कि भाई हमें ट्रक है हमारे पास, बहुत हैवी लोड लेके जाता है, उसका टायर हटा दो, अब बोलो इसको धक्का देके आगे ले जाओ तो बहुत टफ होगा, क्योंकि आप स्लाइड कर रहे हैं उसको। ठीक, लेकिन उस पर हम व्हील लगे हुए हैं ट्रक पे, आप बोलो धक्का देके आगे ले जाओ तो ज़्यादा लोग भले ही लगेंगे लेकिन ले जा सकते हैं, पहले से ज़्यादा ईजी होगा क्योंकि अब रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा। अच्छा, इसके अलावा और कोई हैवी ऑब्जेक्ट, भारी ऑब्जेक्ट, उसको हमें यहाँ से आगे लेके जाना है, हम स्लाइड करके लेके जा रहे हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन हमें उसको आगे ले जाने के लिए हमने क्या किया, नीचे ऐसे लकड़ी के ऐसे ब्लॉक लगा दिए जो गोल हो। ठीक, ऐसे सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स लगा दिए लकड़ी के, तो अब उस भारी ब्लॉक को आगे ले जाना इजी होगा। क्यों? क्योंकि अब रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। अब थोड़ा सा फोर्स में ही काम बन जाएगा। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो रोल करना इजी होता है। ठीक है, अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी चीज लिखा रहता है, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। नेसेसरी एविल मीन्स फ्रिक्शन हमारे लिए यूजफुल भी है, जरूरी भी है और हार्मफुल भी है। कैसे सर, यूजफुल कैसे? पहले इसको समझते हैं। देखो, जितनी स्मूथ सरफेस होगी, जितनी स्मूथ सरफेस होगी, पॉलिश्ड सरफेस होगी, वहां पे फ्रिक्शन उतना कम होगा। यूजफुल देखते हैं कैसा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में चलने में हेल्प करता है। हम जब आगे चल रहे हैं तो हम ग्राउंड को पीछे प्रेस करते हैं, पीछे प्रेस करते हैं, तो ग्राउंड हमें फ्रिक्शन देता है। देखो, हम जब आगे चल रहे हैं ना, हम चल तो आगे रहे हैं लेकिन हम अपना पैर पीछे लगाते हैं ग्राउंड में, पीछे के लिए फोर्स देते हैं ग्राउंड में, तो ग्राउंड हमें फ्रिक्शन देता है आगे के लिए, हम आगे चल पाते हैं। अगर ग्राउंड में फ्रिक्शन कम हो जाए, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाए, कैसे? जैसे स्मूथ सरफेस हो जाए, स्मूथ सरफेस जाए, टाइल्स हो जाए, उसमें पानी गिरा हो, साबुन का पानी गिरा हो, तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो सरफेस हमें फ्रिक्शन नहीं दे पाएगी, हम आगे नहीं चल पाएंगे, हम फिसल जाएंगे। ठीक, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, यहाँ पे समझा रहा हूं कैसे यूजफुल है फ्रिक्शन आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा मुझे यहां पे लिखना है बोर्ड में, तो यहां पे फ्रिक्शन कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, मार्कर और बोर्ड के बिटवीन। फ्रिक्शन अगर कम रहेगा तो मेरी पेन फिसल के आगे निकल जाएगी, मैं सही से नहीं लिख पाऊंगा। फ्रिक्शन होना चाहिए तभी तो मैं यहां पे लिख पाऊंगा। आपने देखा होगा मार्कर बोर्ड में लिखना इतना इजी नहीं है जितना चॉक बोर्ड में। चॉक बोर्ड में आप लिख सकते हैं इजीली, मार्कर बोर्ड में थोड़ा टाइम लगता है आपको इसमें काम करने पे। चॉक बोर्ड में आप आराम से क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, यहां पे फ्रिक्शन कम होता है व्हाइट बोर्ड में, तो यहां पे लिखना थोड़ा टफ होता है। ठीक, तो लिखने के लिए भी हमें फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा
व्हीकल को चलने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है और भी बहुत सारे यूजेस फ्रिक्शन के हो सकते हैं। सर ये हार्मफुल कैसे है? तो मशीन्स में, डिवाइस में फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस कर देता है, कुछ एनर्जी एज अ हीट लॉस हो जाती है। हमें वहां पे चाहिए फ्रिक्शन कम से कम रहे तो ऑयल डालते हैं, लुब्रिकेंट डालते हैं, ठीक है ना। लेकिन फ्रिक्शन फिर भी कुछ रह जाता है और कुछ एनर्जी एज अ हीट लॉस हो जाती है, फिर फ्रिक्शन डैमेज कर देता है डिवाइसेस को, ठीक है। चलिए खैर ये तो क्लियर हुआ, अब आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड। लास्ट टाइम पे भी हमने किए थे न्यूमेरिकल्स, अब उनको आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से जो हमारे पास फॉर्मुलेज हैं उनको रिवाइज कर लें। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिंस टू मूव, बस चलना शुरू कर रहा है, तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू म्यू एस आर। म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट चलने लगा तो उस पर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है? काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। इट इज इक्वल टू म्यू के आर। म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, सो वी कैन राइट म्यू के इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है हमेशा, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। अच्छा एक और बात, क्वेश्चन में सपोज आपके पास क्वेश्चन आया ऐसे, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आपको दे दिया कि यहां पे म्यू है 0.2। अब आप बोलोगे सर ये क्या दिया है, म्यू एस या म्यू के? क्वेश्चन में लिख रहा था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.2। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये म्यू एस है कि म्यू के है? तो अगर आपके पास ऐसा लिखा हो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बस, तो वो दोनों ही हम ले सकते हैं, म्यू एस और म्यू के, वो दोनों ही आपको बताए गए। सर ये इक्वल थोड़ी होते हैं, म्यू एस तो ज्यादा होता है म्यू के से, होता यही है, लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको लेते हैं। रियलिटी में यही होता है, लेकिन सॉल्व करने के लिए हम ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपके पास क्वेश्चन में ऐसा है कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये है, ठीक है, फिर तो ले लो। लेकिन अगर आपके पास बस म्यू दिया है तो वो म्यू एस भी है म्यू के भी है, इसका ध्यान रखना। इसको मैं अभी अप्लाई करूंगा क्वेश्चंस में, ठीक है। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर समझ में आ गया। चलो आगे। अब क्वेश्चन लेते हैं ब्लॉक ऑन अ वर्टिकल प्लेन का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ब्लॉक ऑन अ वर्टिकल प्लेन। यहां पे आपके पास एक सरफेस है और यहां पे हमने एक ब्लॉक रखा है, सपोज इसका मास है 1 kg। हम इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं सपोज 50 न्यूटन का। आपके पास क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ इट मूव्स, और ये सरफेस के लिए म्यू एस है आपके पास 0.5 एंड म्यू के सपोज 0.1। तो बताइए ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो कितने एक्सेलरेशन से करेगा। अब इनको कैसे करना है ध्यान देना। पहले ये देखना पड़ेगा ये ब्लॉक अगर मूव कर सकता है तो कौन सी डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ठीक है। इसके लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। फोर्स लग रहा है इस पे एक नीचे की तरफ, इसका वेट mg 10, यहां लग रहा है इस पे 50 न्यूटन, ठीक है। अब ये यहां सरफेस है तो ये ब्लॉक ना तो यहां जाएगा ना तो यहां जाएगा, यहां पे सरफेस है ना, ये कुछ ऐसा ऐसे समझिए, ऐसे दीवार है और ये ऑब्जेक्ट ऐसे है, इस पे लग रहा है इधर से 50 न्यूटन, तो ना तो ये इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये रेस्ट में है। यहां से तो 50 लग रहा है, अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है तो 50 को कोई बैलेंस कर रहा होगा, तो वो बैलेंस कर रहा है ये सरफेस जो रिएक्शन दे रही है। रिएक्शन इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ये सरफेस इस पे रिएक्शन लगाएगी ना R, और ये किसके इक्वल होगा 50 न्यूटन, क्योंकि ना तो ये इधर मूव कर रहा है ना तो ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है। R इक्वल टू 50 न्यूटन आ गया। अब इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, तो मतलब मूव करेगा ये नीचे की तरफ। तो इसको मूव कौन करवा रहा है? अप्लाइड फोर्स कौन है इस केस में? अप्लाइड फोर्स मतलब जो मूव कराएगा। ये 50 नहीं है, इसका वेट इसको मूव करा रहा है। तो यहां पे ऐसे क्वेश्चंस में अप्लाइड फोर्स वेट हो जाता है जो कि है 10 न्यूटन नीचे की तरफ। अगर ये नीचे की तरफ मूव करना चाहता है तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा? इंटेंशन ऑफ मोशन है इधर, तो फ्रिक्शन लगेगा यहां से ऊपर की तरफ। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस मैक्स निकालो। इट इज इक्वल टू म्यू एस 0.5 इनटू रिएक्शन, रिएक्शन इज 50, तो इट इज इक्वल टू 25 न्यूटन। तो अगर इस ब्लॉक को मूव करना है, कहां मूव कर सकता है? नीचे की तरफ।
तो अगर मूव करना है तो अप्लाइड फोर्स 25 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए। यहां पे अप्लाइड फोर्स जो कि इसका वेट है कितना है 10 न्यूटन, तो क्या ये मूव करेगा? नहीं, ये इधर मूव नहीं करेगा, ये रेस्ट में है। ठीक है, एक बात बताइए, अगर नीचे 10 लग रहा है तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा? 25? नहीं, ये भी इस टाइम 10 ही लगेगा ओवरऑल। ऐसे क्वेश्चंस में रिएक्शन ये वाला फोर्स हो जाएगा। सरफेस इसको रिएक्शन देगी ना, सरफेस रिएक्शन ऐसे ऊपर के लिए थोड़ी देगी, सरफेस तो ये नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो इधर लगेगी रिएक्शन, क्योंकि ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, इट मीन्स आर इक्वल टू 50। ठीक, अप्लाइड फोर्स ये हो जाएगा इसका वेट, विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन इन दिस केस। तो समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है इसका? ठीक है, चलिए एक और ऐसे ही क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, आते हैं। यहां पे फिर से हमारे पास एक वर्टिकल प्लेन, यहां पे रखा है ऑब्जेक्ट, और सपोज इसका वेट हमें फाइंड करना है। वेट नहीं पता, वी हैव टू फाइंड वेट, एंड इट इज गिवन दैट 20 न्यूटन फोर्स, क्वेश्चन क्या है, 20 न्यूटन फोर्स इज नेसेसरी to just hold the block stationary, to just hold the block stationary। इसको स्टेशनरी रखने के लिए 20 न्यूटन का फोर्स जरूरी है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो बताइए इसका वेट कितना होगा अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। सर ये कौन सा फ्रिक्शन है? जब दिया ना हो, जैसा मैंने बताया, जब दिया ना हो तो म्यू एस भी यही है, म्यू के भी यही है। ठीक है, चलो देखते हैं, फोर्सेस बनाते हैं इस पे। इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक, रिएक्शन ये सरफेस इसको दे रही है इधर की तरफ, ये ना तो इधर चल रहा है ना तो इधर चलेगा, क्योंकि सरफेस है ना, यहाँ कहाँ चलेगा वो। तो आर इक्वल टू 20 न्यूटन, आर इक्वल टू 20 न्यूटन। ठीक, 20 न्यूटन फोर्स इज नेसेसरी टू जस्ट होल्ड द ब्लॉक स्टेशनरी। 20 न्यूटन उसको जस्ट स्टेशनरी रखा हुआ है। इसका मतलब इसका वेट किसके इक्वल होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन के, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल लिखा है ना, जस्ट होल्ड द ब्लॉक स्टेशनरी। तो वेट किसके इक्वल? लिमिटिंग फ्रिक्शन के। तो वेट इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड इट इज इक्वल टू म्यू एस आर। नाउ म्यू एस इज व्हाट? 0.2 एंड आर इज 20, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 इंटू 0.2 मीन्स 4 न्यूटन। तो इसका वेट कितना है? 4 न्यूटन। समझ में आ गया? ऐसे करना है। चलिए क्लियर हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। एक और टाइप के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। यहां पे हमारे पास ऐसे एक ब्लॉक रखा है इंक्लाइन प्लेन में। इस ब्लॉक का सपोज मास है 5 kg, ये एंगल है 37 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। ठीक, कोएफिशिएंट of static friction is suppose 0.5 and coefficient of kinetic friction is suppose 0.1. Question है, find acceleration of block if it moves। अगर ये मूव करता है तो इसका एक्सेलरेशन फाइंड करो। करें, पहले देखना पड़ेगा ना मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले इस पे फोर्सेस बना लो जो जो इस पे लग रहे हैं। वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ 50 mg 50। ठीक है, ये वाला कितना कंपोनेंट हो जाएगा? ये 37, ये भी 37। सीधा सीधा याद रखो, ये वाला mg cos phi, ठीक है, ये mg cos थीटा, थीटा ये वाला एंगल, समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा 50, ये 50 है ना, तो ये 50 cos 37, cos 37, cos 37, cos 37 याद रखो, अब तो याद हो गया होगा। 0.8 cos 53 0.6 sin 37, sin 37 वही है जो cos 53 0.6 sin 53 जो cos 37 है 0.8। ठीक है, तो ये वाला mg cos 37, mg 50 cos 37 0.8, 0.8 इंटू 50 40, इधर की तरफ 40, इसका कंपोनेंट, इस वेट का कंपोनेंट इधर 40, इधर mg मतलब 50 sin 37, sin 37 0.6, 50 इंटू 0.6 30, इधर की तरफ 30। ठीक है, ये ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है। इस पे जो रिएक्शन लगेगी, ये सरफेस जो रिएक्शन लगाएगी, लिख लेते हैं, रिएक्शन इक्वल टू कितना बन जाएगा? ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है ना, तो ये सरफेस जो इसको रिएक्शन देगी इट इज इक्वल टू 40, ये 40 के इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक, रिएक्शन इक्वल टू 40 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर इसको देखो, इस पे फोर्स 30 वाला इसको नीचे लेके आना चाहता है,
इस 50 का 30 वाला कंपोनेंट इसको नीचे लेके आना चाहता है, इसको रोकेगा कौन ऊपर? फ्रिक्शन। तो देखना पड़ेगा इस पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा है। एफ एस मैक्स निकाल लो। एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस विच इज 0.5 इंटू रिएक्शन, इट इज 40 म्यू एस आर। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू 40 इंटू 0.5, ये हो गया 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन इसको रोक के रखना चाहता था। मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा था? 20, लेकिन इस पे नीचे की तरफ कितना लग रहा है? 30। तो क्या ये मूव करेगा? क्या ये मूव करेगा? यस, ये मूव करेगा। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन 20, नीचे लग रहा है 30, तो मूव करेगा। अगर ये मूव करेगा तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन काम पे आ जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन का काम बस ये है कि ये चल रहा है या नहीं देखने के लिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन है 20, नीचे लग रहा है 30, तो ये मूव करेगा। अब जब ये मोशन में आ गया तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन काम पे आ जाएगा। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर, आर इज 40, सो एफ के इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन इस पे ऊपर लग रहा है जब ये मूव करेगा, ठीक। 30 न्यूटन नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स कितना हो गया इस पे? एक्सेलरेशन निकालना है, ए इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना हो गया? 30 नीचे की तरफ, 4 काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, 4 ऊपर की तरफ, 30 नीचे। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 30 माइनस 4, 26 नीचे की तरफ। ये 30 नीचे, 4 ऊपर, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना? 26 अपॉन ए इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास, मास इज 5, सो 26 अपॉन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास, मास इज 5, नेट फोर्स 30 इधर, 4 इधर, नेट फोर्स इधर की तरफ 26। तो कहाँ मूव करेगा ये? नीचे की तरफ, इस एक्सेलरेशन से। समझ आ गया क्वेश्चन कैसे करना है? यस सर। एक और कराऊं? बिल्कुल, ठीक है, करते हैं। अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान देते रहो बस। देखो यहां पे ये है हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन, और ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट। फिर से 37 डिग्री एंगल, 90 डिग्री हो गया ये। सपोज इसका मास इस समय लेते हैं 10 kg, ठीक। म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 अगेन, एंड म्यू के सपोज 0.1। फिर से क्वेश्चन वही, फाइंड एक्सेलरेशन इफ इट मूव्स। अगर ये मूव करता है तो एक्सेलरेशन फाइंड करो। तो पहले देख लेते हैं मूव करता है या नहीं, मूव करता है या नहीं देखते हैं। पहले इसके फोर्सेस बना ले। नीचे की तरफ वेट 100, इधर वाला 100 cos 37, cos 37 0.8 मतलब 80, 100 इंटू 0.8 80 हो गया। इधर की तरफ 100 इंटू 0.6 60 इधर की तरफ, ठीक। रिएक्शन लगा रही है सरफेस ऊपर की तरफ, ये ऑब्जेक्ट ना तो इधर ना तो इधर चल रहा है, तो रिएक्शन इक्वल टू 80 न्यूटन, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस 0.5 इंटू आर विच इज 80, यही तो आएगा 0.5 इंटू आर 80। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस मैक्स इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो 40 न्यूटन इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। इधर की तरफ है 60 न्यूटन, तो क्या ये मूव करेगा? यस। अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन 40 न्यूटन, सो इट विल मूव। एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए ये देखना पड़ेगा, ये अब ये मोशन में आ गया तो कौन सा फ्रिक्शन काम पे आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। इट इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर। म्यू के इज 0.1 इंटू आर इज 80, आर 80 तो था, हाँ बिल्कुल, ये हो जाएगा 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन इसको ऊपर खींच रहा है, रुक जा भाई, ठीक। तो ए कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स 60 नीचे 8 ऊपर, 60 नीचे 8 न्यूटन ऊपर, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ डोमिनेट 60 कर रहा है, नेट फोर्स नीचे की तरफ 60 माइनस 8 52 अपॉन मास 10, ए इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन एम, एम इज 10, नेट फोर्स नीचे की तरफ 52, तो ये हो गया 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये नीचे की तरफ आ रहा है। सही है, समझ आ गया? यस सर, समझ आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ऐसा ही, एक दो और ऐसे ही दे देता हूं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। एक दो और ऐसे ही दे देता हूं। देखो देखो, यहां पे आपके पास आया ब्लॉक, एंगल है इस टाइम पे 53 डिग्री, थोड़ा चेंज हुआ, और ये है हमारे पास ब्लॉक 10 kg का, ठीक है। कितने का? 10 kg का। यहां पे म्यू दिया है हमारे पास 0.5, म्यू कितना दिया? 0.5 दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपसे बोला गया फाइंड एक्सेलरेशन इफ इट मूव्स।
सर यहाँ पे तो म्यू एस म्यू के है ही नहीं, मैंने बोला ना अगर म्यू दिया तो यही म्यू एस है यही म्यू के है, ऐसा लेके चलना है, जो कि रियलिटी में नहीं होता लेकिन फिर भी ऐसा लेके चलना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले देखना पड़ेगा मूव कर रहा है या नहीं। फोर्सेस बना लो 100 नीचे की तरफ। अब इधर की तरफ देखो 100, ये 53 हो जाएगा ना, ये 53 तो ये 53, 100 cos 53, cos 53 0.6, 0.6 इंटू 100 60, और इधर की तरफ 100 sin 53, sin 53 0.8, 80 इधर की तरफ। रिएक्शन ये सरफेस लगाएगी ऊपर की तरफ, देखने से पता लग रहा है रिएक्शन इक्वल टू 60 न्यूटन। ठीक है, अरे 100 हो गया ना, इधर की तरफ 100 cos 53, cos 53 0.6 60, ये आ जाएगा 100 sin 53 0.8 80। ठीक है, तो रिएक्शन कितनी मिली 60। अब निकाल लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस मैक्स, इट इज इक्वल टू म्यू एस 0.5 इंटू आर इज 60, सो इट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन इस पे लगेगा ऊपर की तरफ, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन ऊपर की तरफ। नीचे लग रहा है 80 तो मूव तो करेगा, एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन के लिए पहले काइनेटिक फ्रिक्शन तो निकालना पड़ेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल आएगा, म्यू के जो कि 0.5 ही है इंटू आर 60, तो 30 न्यूटन। अच्छा एक बात देखो, जब म्यू के और म्यू एस हम सेम ले रहे हैं, जो कि होता नहीं है लेकिन ले रहे हैं, ठीक है ले रहे हैं, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन हम इक्वल लेंगे, इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि एफ एस मैक्स क्या होता है म्यू एस आर और ये होता है म्यू के आर। जब दोनों इक्वल ले लिया म्यू एस म्यू के, तो आर तो आर है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो एफ के हो गया 30 न्यूटन। अब ए निकाल लेते हैं। सो ए इक्वल टू नेट फोर्स 80 नीचे की तरफ लग रहा है, 30 इसको रोक रहा है ऊपर की तरफ, 30 रोक रहा है इसको, फ्रिक्शन लग रहा है, तो 80 माइनस 30 50 अपॉन मास 10 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया नीचे की तरफ। इक्वल टू नेट फोर्स 80 माइनस 30 विच इज 50 अपॉन मास विच इज 10, सो इट 50 अपॉन 10 इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस सर। अब आगे बढ़ेंगे। अब मैं इसमें और फोर्सेस लगा देता हूं, और फोर्सेस इसमें लगा देते हैं। ठीक है, देखो अब आएगा मजा। अब इसमें फोर्सेस लगा देंगे, सपोज दिस इज 37 90, ये 10 kg ले लेते हैं। अब थोड़ा इसमें चेंज, यहां लग रहा है इसमें सपोज 100 न्यूटन, यहां लग रहा है इसमें सपोज 10 न्यूटन। ठीक, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दूं इसको? यस सर कर दो। सपोज 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 इस पे लग रहा है यहां इसके साथ इसके साथ इसके साथ नहीं, यहां से नहीं, इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं। यहां पे एक फोर्स ऐसा लग रहा है इस पे, जो यहां बना रहा है एंगल, सपोज ये एंगल 53 डिग्री। ठीक है 53 डिग्री, और ये वाला फोर्स है ऐसे है, ये फोर्स 10 न्यूटन। ठीक, यहां पे म्यू एस ले लेते हैं 0.5 एंड म्यू के सपोज 0.1। क्वेश्चन भाई, फाइंड एक्सेलरेशन इफ इट मूव्स, फाइंड एक्सेलरेशन इफ इट मूव्स। चलो देखते हैं, इसका फ्री बॉडी करना जरूरी है, नहीं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस पे वेट लग रहा है नीचे की तरफ 100। ठीक, ऐसे वेट लगे ना, वेट तो बना ही लेते हैं। चलो यहाँ पे 100 mg 100, ये मिलेगा 100 cos 37, cos 37 इज 0.8 80, 80 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा इधर की तरफ 60, ये 80, ये 100 sin 37 sin 37 0.6 60, इधर 80 इधर 60, तो बनाओ इधर 80 और इधर हो गया इस पे 60। ठीक है, ठीक है, इधर ऊपर की तरफ 100, ये 100, और ये नीचे की तरफ एक और 10 भी है, ऊपर से देखो 10 भी है, तो 10 इधर की तरफ। सर ये तो बड़ा भयानक हो गया। हाँ तो ऐसा ही तो है। अब ये देखो 10 न्यूटन, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें 53 एंगल दिया है, रिजॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ कितना मिलेगा 10 cos 53, cos 53 कितना होता है 0.6, तो ये हो गया 6, और ऐसे ऊपर से ऐसे इधर के लिए रिजॉल्व कर दिया ना 10 को, ये तो मिल गया 10 cos 53 0.6 मतलब 6, ये मिल गया 10 sin 53 0.8 मतलब 8। ठीक है, तो ये ऊपर से लग रहा है 8, और ये एक और ऊपर की तरफ 6, इसके साथ 6। ये क्या हुआ सर? देख लेते हैं एक बार, फिर से चेक कर लेते हैं हमने सही बनाए। पहले वेट से स्टार्ट कर लेते हैं। 100 को हमने रिजॉल्व कर दिया, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो रिजॉल्व हो गया 80 में और 60 में, बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, अभी ऊपर से 10 लग रहा है, ये 10 ये इधर आ गया, नीचे से 100 लग रहा है, ये इधर आ गया, 10 को रिजॉल्व कर दिया, इधर की तरफ 6 बिल्कुल ठीक, और ऊपर से 8 बिल्कुल ठीक। ए अब देखो 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 क्या करेंगे इसको, ये 100 और 6 एक ही डायरेक्शन में, 106। अच्छा, इस पर रिएक्शन भी तो है, इस सरफेस की वजह से रिएक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। ये 106 हो गया, ये इधर की तरफ 60 + 10 70, ये 8 नीचे की तरफ है, 80 भी नीचे की तरफ है, तो टोटल हो गया 88 रिएक्शन इधर। तो रिएक्शन बताओ कितनी आ गई, रिएक्शन आ गई हमारे पास, ये दिख रहा है ना इसमें, हाँ बिल्कुल दिख रहा है दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, यहाँ 8 नीचे की तरफ लग रहा था ना ऐसे, और ये रिएक्शन लग रही है इसमें ऊपर की तरफ R, ठीक है, ये है वो। तो 80 और 8 नीचे टोटल 88, और ये हो गया, तो R किसके इक्वल आ गया रिएक्शन, इधर तो जाएगा नहीं ना, तो R = 88 न्यूटन, ठीक। इस पे नेट फोर्स अप्लाइड फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, 106 ऊपर, 106 ऊपर, 70 नीचे, तो इसमें फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, 106 - 70 36 ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता है। अब ध्यान देना, इसमें अलग है, फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो उसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता है, कितना लग रहा है 36 न्यूटन, ठीक है ठीक है। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा इस पे, मोशन के अपोजिट, अब फ्रिक्शन इधर लगेगा, क्योंकि नेट फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है वो इधर की तरफ लग गया 36, तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, यहां लगेगा फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करते हैं कितना है, Fs max इट इज इक्वल टू μs 0.5 × 88 रिएक्शन 88 आई ना, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू 44। क्या अप्लाइड फोर्स 44 से ज्यादा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 44, अप्लाइड फोर्स कितना है 36, तो ये ब्लॉक रेस्ट में ही रहेगा। समझ आ गया सर, ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, तो यही तो करना है। एक बार फिर से देखें, हाँ देखो हमें क्या फाइंड करना था, एक्सेशन अगर ये मूव करता, मूव करने के लिए हमने कहा भाई अप्लाइड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला था तो 44 आ गया, और अप्लाइड फोर्स से 36 कम पड़ गया, तो मूव नहीं करेगा। फिर से देखना इसके अंदर क्या हुआ, 100 नीचे रिजॉल्व कर दिया, 100 cos 37 80, 100 sin 37 60, तो 80 इधर 60 इधर, ठीक है। 10 ऊपर से लग रहा है, 10 इसके साथ आ गया, 100 ऊपर लग रहा है, 100 ऊपर लग गया, और ये 10 वाला भी था, इसको रिजॉल्व कर दिया 6, और ये 8, 10 cos 53, ये 0.66 6 8, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग गया, यहाँ इस प्लेन नीचे की तरफ 88, तो R = 88, ठीक है। ये 8 भी नीचे ही लग रहा है ना, 8 भी तो यहीं लग रहा है, 8 भी यहीं लग रहा है, तो R = 88, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू μs × R, R is 88, μs is 0.5 मींस 44 न्यूटन, सही है, 44 न्यूटन आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो अब आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन तो आ गया, ठीक है। अब 106 ऊपर 70 नीचे, तो नेट अप्लाइड फोर्स ऊपर की तरफ 36, इस समय फ्रिक्शन इधर लगता, फ्रिक्शन आ गया हमारे पास 44, जो कि ज्यादा है फोर्स से, तो ये आगे नहीं चलाएगा, ठीक। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन कम पड़ जाता तो ये किधर की तरफ चलना था इस ब्लॉक ने, इधर की तरफ चलना था इसने, ठीक है। क्लियर हुई बात, यस सर। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे चलेंगे इसमें, अब आगे चलेंगे इसमें, देखो देखो अब थोड़ा चेंज, अब हम पुली लेके आ जाते हैं इसमें। ये हमारे पास एक सरफेस है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है सपोज 5 kg का, और यहाँ पे पुली फ्रिक्शनलेस है, निग्लेक्ट मास ऑफ द स्ट्रिंग ऑल्सो। यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे 10 kg का सपोज, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने को दिया है 0.2 ले लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, ठीक। 0.5 ले लें, यस सर 0.5 ले लेते हैं, 0.5 ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक ले लिया। अब आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स इफ दे मूव, अगर ये मूव करेंगे तो इनका एक्सेलरेशन फाइंड करो, ठीक। कैसे करें, तो इनमें क्या करना है आपको, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपल रखूंगा चीजों को, आपको क्या करना है समझना है इसको। एक्सेशन ब्लॉक्स का फाइंड करना है अगर ये मूव करते हैं तो। यहां पे देखो कौन कौन से फोर्सेज एक्ट करेंगे, इसको नीचे लाएगा 100, इसका वेट, टेंशन लगेगा ऊपर, स्ट्रिंग एक ही है, स्ट्रिंग वही है, तो इस पे भी सेम टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड्स द स्ट्रिंग, इधर की तरफ, ठीक। ये फोर्सेज इसमें लग गए, इस पे लगेगा वेट 50, और ये सरफेस इसको रिएक्शन देगी ऊपर की तरफ R। अब देखना, ध्यान से देखना, अब
क्या करते थे हम, पहले क्या कर रहे थे भाई, चेक कर रहे थे सिस्टम चल रहा है या नहीं, सिस्टम चल रहा है या नहीं, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन निकाल रहे थे। अगर पुली वाले आए तो चेक मत करिए चल रहा है या नहीं, सर ये क्या कह रहे हैं आप, चेक नहीं करना, वो आ जाएगा देखो ऑटोमेटिकली। क्या करना है, ध्यान से सुनो, पहले मैं सिंपल बता देता हूं आपको क्या करना है। आप सिस्टम को उधर चलाइए जिधर वो चलता अगर फ्रिक्शन नहीं होता। विदाउट फ्रिक्शन ये कहां चलता, ध्यान देना। अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, फ्रिक्शन है तो इस पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ 100, इस पे रोकने वाला इसको कोई नहीं है, अभी तो फ्रिक्शन आ गया ना, थोड़ी देर तक के लिए सोचो, फ्रिक्शन लेस सिस्टम, फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन नहीं है तो इस पे नीचे 100, इधर इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता ये सिस्टम इधर के लिए चलता, यहां से नीचे के लिए चलता, ऐसे, ये नीचे ये ऐसे, ठीक, ऐसे चलता, ठीक है। चलो अब जिधर की तरफ सिस्टम चलता विदाउट फ्रिक्शन, उधर की तरफ सिस्टम को चला लो, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए तो मतलब सिस्टम रेस्ट में है। क्या बोला मैंने, स्टेप 1, विदाउट फ्रिक्शन जहां सिस्टम चलता उधर एक्सेलरेशन ले लो। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाए तो ठीक है, सिस्टम चल रहा है इस एक्सेलरेशन से उधर की तरफ जिधर आपने लिया, लेकिन अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब सिस्टम रेस्ट में है, काम खत्म। क्योंकि अगर आप इसमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रख के देखने जाओगे भाई चल रहा है या नहीं पहले, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन निकालोगे तो काफी कॉम्प्लेक्स ये सिचुएशन हो जाएगी। तो सिंपल जो मैं बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सिंपल आपको ये करना है कि विदाउट फ्रिक्शन जहां सिस्टम चलता वहां चलाओ, फ्रिक्शन नहीं है, इस पे 100 लग रहा है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है, सिस्टम इधर चलता है, ठीक है। उधर की तरफ एक्सेलरेशन ले लो, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए मतलब सिस्टम रेस्ट में है। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई, ठीक। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ठीक। ऐसा उसमें करना जब आपको बस म्यू दिया हो, ठीक, म्यू 0.5 है मतलब यहाँ पे म्यू एस और म्यू के 0.5 ही होंगे, म्यू दिया ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब दोनों इक्वल होंगे, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अलग से दिया हो तब तो आपको निकालना पड़ेगा भाई, रुका हुआ है चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आपके पास म्यू है तो म्यू एस और म्यू के इक्वल होंगे, फिर आपको ये करना है। फिर से सुनो, अगर आप म्यू एस और म्यू के अलग अलग दिए हुए हैं फिर तो आपको पहले निकालना पड़ेगा सिस्टम रेस्ट में या चल रहा है, लेकिन जनरली ज्यादातर म्यू दिया रहेगा तो म्यू एस म्यू के सेम, फिर आपको ये करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, नेगेटिव आने पे रेस्ट पे रहेगा, थोड़ा मैं इसको समझा देता हूं कंसेप्ट आपको। ये हमारे पास एक ब्लॉक है, हमने इस पे फोर्स लगाया, इधर की तरफ चलेगा, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स इधर की तरफ लगेगा, फोर्स के अपोजिट इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। ध्यान देना, सपोज इसमें म्यू दिया हुआ है जो कि म्यू एस और म्यू के दोनों है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सिस्टम का, इधर की तरफ चलेगा ना जिधर फोर्स है, एक्सेलरेशन हो जाएगा, जो हमने फोर्स अप्लाई किया उसको कौन अपोज करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये चल रहा है तो मैं यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन ले रहा हूं अपॉन मास ऑफ द ब्लॉक। फिर से समझ में नहीं आया, मैं ये कंसेप्ट समझाने के लिए आपको दे रहा हूं। फोर्स इधर की तरफ लगाया, ये चल रहा है, सपोज हमने लिया ये चल रहा है, ठीक। यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ पे म्यू दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये म्यू एस म्यू के दोनों ही है, तो कंसेप्ट ये है कि जिधर फोर्स लगा रहा है उधर की तरफ उसको चलता हुआ मान लो, ठीक है, मान लिया। इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन क्योंकि चल रहा है, तो इक्वल टू एफ माइनस, ये अपोज कर रहा है माइनस एफ के अपॉन एम। सपोज ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा और हमारा अप्लाइड फोर्स कम होगा, तो सीधा पता चल रहा है ये चलेगा नहीं, और अंदर देखना है तो और समझ लो। अगर हमारे पास म्यू दिया है तो म्यू एस म्यू के वही लेना है, और जब म्यू एस म्यू के इक्वल होंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल हो जाएंगे। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है हम इसको बोल सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, हम इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है तो इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, अप्लाइड फोर्स कम है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आया मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है, अप्लाइड फोर्स कम है, इसका मतलब सिस्टम चल नहीं रहा है, रुका हुआ है। अगर विदाउट फ्रिक्शन, कहीं भी फ्रिक्शन ना हो, जैसे इससे पहले क्वेश्चंस किए थे हमने इससे पहले लेक्चर में, अगर विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है मतलब सिस्टम अपोजिट चल रहा है, जो एक्सेलरेशन आपने लिया है सिस्टम उससे अपोजिट चल रहा है। लेकिन अगर फ्रिक्शन वाले केसेस में एक्सेलरेशन नेगेटिव आया मतलब सिस्टम रेस्ट में है, ठीक है। तो ओवरऑल जो मैं कह रहा हूं ये कि अगर आपके पास म्यू दिया हुआ है जो कि म्यू एस म्यू के दोनों ही है, ठीक, लिखा रहेगा बस क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो वो म्यू एस म्यू के दोनों ही है। तो उस केस में क्या करना है, सिस्टम को उधर चलाओ जिधर वो चलता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता उधर चला लो, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आया तो मतलब सिस्टम रेस्ट में है। ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, ये कहानी इतनी सारी बन गई, देखो अब चलाते हैं इसको।
फ्रिक्शन नहीं होता तो सिस्टम इधर चलता, मैंने कहा ये एक्सेशन से इधर चल रहा है, हमें एक्सेशन फाइंड करना है। नेगेटिव आया तो मतलब सिस्टम रेस्ट में है, पॉजिटिव आया तो मतलब उधर ही चल रहा है उस एक्सेलरेशन से। ये नीचे की तरफ आ रहा है तो फोर्स एम ए इक्वल टू नीचे कौन ला रहा होगा 100 माइनस टेंशन लग रहा है इसमें ऊपर माइनस टी। इसके लिए करते हैं 5A, ये इधर की तरफ आ रहा होगा 5A इक्वल टू इधर की तरफ टेंशन, इधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ टेंशन है और टेंशन को प्लस लेना है, जिधर चल रहा है उधर वाले फोर्सेस को प्लस। तो 5A इक्वल टू टी माइनस, इसको कोई रोकने वाला है, हाँ इसको रोकने वाला है, इसको रोकने वाला है फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है। इससे पहले जो लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे रोकने वाला कोई नहीं था, ऐसे क्वेश्चंस में फ्रिक्शन नहीं था, अभी फ्रिक्शन है ये रोकेगा इसको। तो इस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ, पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन देखना है। तो एफ के इक्वल टू ये चल रहा है ना, तो काइनेटिक ये चल रहा है, चलता हुआ लेना है सिस्टम को, ठीक है। एक्सिस फिर से एक्सिस से नेगेटिव आ जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा वो रेस्ट में है, लेकिन अभी चलता हुआ लेना है, चलता हुआ लेना है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर की तरफ जो कि म्यू के आर, तो एफ के इक्वल टू म्यू के 0.5 दोनों वही है इनटू आर। रिएक्शन कितना, ये इधर नहीं चल रहा है, इधर नहीं चल रहा, वेट लग रहा है नीचे 50, कहीं भी नहीं चल रहा है, तो रिएक्शन इक्वल टू 50 इंटू 50। तो एफ के कितना आ गया 25 न्यूटन। तो टी माइनस 25, टी इधर ला रहा है 25 रोक रहा है, टी माइनस 25 ऐड कर दो। 15A इक्वल टू ये गया 75, और ए कितना आ जाएगा 75 अपॉन 15 5 75 50 20 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, मतलब ये सिस्टम इधर की ही तरफ चल रहा है इस एक्सेलरेशन से। क्लियर है बातें, नहीं समझ में आई? फिर से देखो, एक और दे दूं, हाँ सर तब समझ में आएगा, एक और दे देता हूं फिर समझ में आएगा, ठीक है। जो मैंने बताया ना वही करना है। यहां पे देखो फिर से आ गया ये सिस्टम, यहां पे आपके पास एक ब्लॉक 2 kg का सपोज, और यहां पे ऐसे पुली लगाई, फ्रिक्शनलेस पुली है, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये इसके साथ टच नहीं है, ये हमारे पास 10 kg का। तो बोला गया कि भाई ये एक्सेशन फाइंड करो सिस्टम का, इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, ठीक है। क्या करें देखो, पहले इसमें फोर्सेस बनाओ, 100 नीचे टेंशन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, इस पे टेंशन इधर की तरफ, ठीक है। सिस्टम किधर चलेगा, तो हमने कहा विदाउट फ्रिक्शन कहाँ चलता, इस पे 100 लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, इसको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा, तो यहाँ चलता, इधर की तरफ सिस्टम का एक्सेशन ले लो, ले लिया। इसके लिए इक्वेशन बना लो, ये नीचे आ रहा है 10A इक्वल टू 100 नीचे लेके आ रहा है माइनस टी, 10A इक्वल टू 100 माइनस टी, ठीक है। इसके लिए बनाए, इसके लिए बनाए, इसके लिए बनाए, इसके लिए बनाए, इधर की तरफ चल रहा है 2A इक्वल टू टी, इधर की तरफ टी माइनस, रोकने वाला कौन फ्रिक्शन, कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों इक्वली होंगे क्योंकि ये मोशन में है, तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन लेंगे, कितना काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें लगेगा इधर की तरफ, म्यू के, ये म्यू के ही है 0.5 इनटू रिएक्शन कितना मिल रहा है, वेट नीचे की तरफ 20, रिएक्शन मिलेगा ऊपर की तरफ, तो आर इक्वल इधर नहीं चल रहा, तो आर इक्वल टू 20, 0.5 इंटू 20, तो एफ के इक्वल टू 0.5 म्यू के इंटू आर इज 20, तो 10 न्यूटन। टी से टी गया, ऐड कर दिया ना इसको, टी से टी गया, ऐड कर दिया, टी से टी गया, तो 12A इक्वल टू 90, 100 माइनस 10 90, तो A इक्वल टू 90/12, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 90/12 45/6 315/2, हाँ बिल्कुल ठीक है, 15/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन फाइंड करना होता है इसमें, तो टेंशन भी आप फाइंड कर सकते थे स्ट्रिंग में, ए को यहाँ रख के टेंशन भी आ जाता, इसको यहाँ रख लो टेंशन भी आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चला जाए, एक और दे देता हूँ ऐसे, एक और ऐसे ही करते हैं, ठीक है। चलो एक और दे, सेम ऐसा ही है, यहां पे हमारे पास ब्लॉक 10 kg का, और यहां पे लगी पुली, ये इसके साथ टच नहीं है, ये आया हमारे पास 1 kg का ब्लॉक। क्वेश्चन है आपके पास, इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इफ इट मूव्स। फोर्स बना लो 100 क्यूब, mg तो 10 आएगा ना, 1 kg का है, 1 kg का है, 10 आएगा, 10 आएगा। टेंशन लगेगा इस पे ऊपर की तरफ, इस पे टेंशन लगेगा इधर की तरफ, ठीक है। इसका वेट नीचे 100,
तो रिएक्शन ऊपर की तरफ R इक्वल टू 100 आ गया ना, R इक्वल टू 100। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सिस्टम किधर चलता, देखते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सिस्टम किधर चलता, फ्रिक्शन भूल जाओ। इस पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, 10 न्यूटन ऐसे नीचे खींच रहा है, इसको रोकने वाला कोई है नहीं, तो सिस्टम इधर की तरफ चलता। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो, फ्रिक्शन नहीं होता सिस्टम कहाँ चलता, फ्रिक्शन नहीं होता सिस्टम कहाँ चलता, इधर की तरफ। ठीक है, तो बनाते हैं इक्वेशन बनाते हैं, इधर की तरफ सिस्टम को चलाते हैं। ठीक है, R इक्वल टू तो 100 न्यूटन आएगी हमारा। इधर इसके लिए बनाते हैं M1 A इक्वल टू 10 माइनस टी। इसके लिए बनाते हैं, ये इधर की तरफ चल रहा है 10A इक्वल टू टी से ये इधर जा रहा है माइनस, रोकने वाला कौन, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि किसके इक्वल होगा, म्यू के, जो कि 0.5 है, इनटू R इज 100, R 100 ही तो है, तो F के इक्वल टू कितना आ गया 50 न्यूटन। 50 न्यूटन इसको रोक रहा है, तो T माइनस 50, T से T गया, ऐड कर दो, T से T गया, 11A इक्वल टू माइनस 40। एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, A इक्वल टू माइनस 40 बाई 11। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है कि ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, ये सिस्टम रेस्ट में है, चल नहीं रहा है, ठीक है ना, ये चल नहीं रहा है, समझ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहा है ये। तो ये है, ऐसे करना है आपको। विदाउट फ्रिक्शन जहां सिस्टम चलता है उसको चला लो, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए मतलब सिस्टम रेस्ट में है। ठीक है, अच्छा खुद सोचो, खुद सोचो, खुद सोचो, यहां पे इस पे लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स, यहां पे फ्रिक्शन है 0.5, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों इक्वल है। ठीक, तो इस पे इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा इधर की तरफ, अगर ये इधर चलेगा, अगर ये इधर चलेगा, अगर ये इधर चलेगा, तो इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लगेगा इधर की तरफ, लिमिटिंग फ्रिक्शन 50 न्यूटन, इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा 50 न्यूटन, और ये कितना है, इस पे कितना लग रहा है 10 न्यूटन, तो ये इसको कहाँ खींच पाएगा, ये 1 वाला इसको खींच नहीं पाएगा। हाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो ये 1 वाला इस 10 को खींच लेता, फ्रिक्शन नहीं होता तो, लेकिन फ्रिक्शन है तो ये 10 न्यूटन से नीचे खींच रहा है, इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन ही 50 हो गया, तो ये रेस्ट में ही रहेगा, देखने से भी लग रहा है। ठीक है, आगे चला जाए। ओवरऑल जो आपको करना है वो याद रखो भाई, जिधर फ्रिक्शन को भूल जाओ, विदाउट फ्रिक्शन जिधर चलता उधर ए ले लो। ठीक, इक्वेशन बनाओ, अगर ए नेगेटिव आया तो इसका मतलब सिस्टम रेस्ट में है, जैसे ये वाला। ठीक है, रेस्ट में था ये। अब ये मत बोलना ए इसका ये आ रहा था, नहीं ये रेस्ट में है, ये चल ही नहीं रहा है, इसका एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं, चल नहीं रहा है, रेस्ट में था वो। चलो अब और टाइप के कर लेते हैं। देखो, अब पुली को इंक्लाइंड प्लेन में रख देते हैं फ्रिक्शन के साथ, अब और मजा आने वाला है। सपोज 37 डिग्री एंगल, ठीक, यहाँ पे ब्लॉक रख दिया हमने 5 kg का सपोज, और यहाँ ब्लॉक है, इधर की तरफ भी है, यहाँ है 10 kg का, ठीक हो गया। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया है 0.5, 0.5 यहाँ पे तो टच ही नहीं है वो, एक 0.5। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स इफ दे मूव, अगर ये मूव करेंगे तो इनका एक्सेलरेशन बताओ। एक ही स्ट्रिंग से अटैच है जैसे इससे पहले क्वेश्चंस में थे, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। पहले फोर्सेस बना लेते हैं। इस पे नीचे की तरफ 100 mg, इस पे टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ T, इस पे टेंशन इधर की तरफ T। इसके भी बना लेते हैं, नीचे 50, ठीक है, तो 0.5 है, यहाँ पे 0.5 है म्यू, म्यू है 0.5 म्यू लिखा है मैंने। तो 50 नीचे की तरफ, इधर 50 cos 37 0.8 मतलब 40, इधर 50 sin 37 0.6 30, रिएक्शन मिलेगी इसको ऊपर की तरफ, ठीक हो गया। अब देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चंस को फिर से कैसे करना है पुली वाले को। फ्रिक्शन भूल जाओ, है भूल गए सर, कहाँ चलता है ये सिस्टम विदाउट फ्रिक्शन। इस पे लग रहा है इधर 100, इस पे लग रहा है इधर 30, ये वाला डोमिनेट करेगा तो सिस्टम यहां घूमता, यहाँ 100 लग रहा है ना, यहाँ 30 लग रहा है, ये 40 वाला तो रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, इसको तो भूल जाओ। 50 को तो रिजॉल्व कर दिया, इसको भी भूल जाओ। इस पे 30 इधर विदाउट फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, इस पे 100, तो ये इधर की तरफ घूमता, ये सिस्टम इधर की तरफ, ये 100 लग रहा है, यहाँ 30 लग रहा है, तो यहाँ घूमेगा ये, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, तो इधर की तरफ चलेगा। हमने कहा इधर की तरफ चला लेते हैं, एक्सेलरेशन ए ले देते हैं। अब इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं,
10A इक्वल टू 100 माइनस टी। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो इसके लिए बनाते हैं, ये पूरी फ्रिक्शनलेस है, निगलेक्ट मास ऑफ द स्ट्रिंग ऑल्सो। इसके लिए बनाते हैं, इसके लिए तो बन गए, इसके लिए बनाते हैं 5A इक्वल टू टी। ठीक है जी, टी 30 इसको रोक रहा है, माइनस 30। जब ये इधर की तरफ मोशन कर रहा है, जो हमने लिया इधर की तरफ मोशन कर रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन भी इधर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन भी इधर की तरफ लगेगा। ये मोशन इधर ले रहे हैं ना, अगर हम मोशन इधर लेते तो फ्रिक्शन यहां लगाते, मोशन इधर ले रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर लगाएंगे, मोशन क्या पोजिशन। कितना फ्रिक्शन इस पे लगेगा, कितना फ्रिक्शन लगेगा, कितना फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। तो एफ के इक्वल टू म्यू के आर, एफ के इक्वल टू म्यू के, ये म्यू जो दिया है 0.5, ये म्यू एस म्यू के दोनों ही है, म्यू के 0.5 इंटू रिएक्शन, ये ना तो यहाँ चल रहा है ना यहाँ चल रहा है, आर इक्वल टू 40, तो एफ के इक्वल टू 20 रख लो। 20 देखो इसको, ये यहाँ चल रहा है ना, तो एफ 5A इधर चल रहा है, तो एम ए मतलब 5A इक्वल टू टी ले जा रहा है इसको इधर माइनस 30, और रोकने वाला इसको 20 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन भी है, तो टी माइनस 30 माइनस 20 ऐड कर लो, दोनों को ऐड हो गया, ऐड हो गया, ऐड हो गया। 15A इक्वल टू ये हो गया 100 माइनस 30 माइनस 20, 100 माइनस 50 50, तो A इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लस में आया तो मतलब सिस्टम इधर ही चल रहा है इस एक्सेलरेशन से, चाहे तो टेंशन निकालना होता टेंशन भी निकाल लो, ए यहाँ रख के टी भी आ जाएगा। ठीक है, आ गया, समझ आ गया। यस सर, इसको एक और देता हूं और फिर आप लोगों को एक मैं दूंगा करने के लिए अच्छा क्वेश्चन। चलो आगे चला जाए, इसमें अब तरीका समझ आया ना करने का, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ऐसा ही है, देखो यहाँ पे 37 डिग्री सपोज, यहाँ पे ब्लॉक है हमारे पास 2 kg का, और यहाँ ब्लॉक है हमारे पास, चलो इसको थोड़ा इस समय हैवी कर देते हैं, 10 kg का, और इधर ब्लॉक है हमारे पास 1 kg का सपोज। ठीक, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लेते हैं 0.5। क्वेश्चन वही है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स इफ दे मूव, एक ही स्ट्रिंग से लगे एक ही एक्सेलरेशन होगा। बनाते हैं इनका फ्री बॉडी डायग्राम। 100 क्यों, फिर से 100 क्यों हो रहा है, mg ये तो 1 kg का है, 10 न्यूटन, mg g is 10, तो 10 न्यूटन। इस पे टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, इस पे टेंशन लगेगा इधर की तरफ, नीचे की तरफ बना लो, इसका भी ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 cos 37, cos 37 0.8, 80 sin 37 0.6, 60 इधर की तरफ, रिएक्शन ऊपर की तरफ। ठीक, ये फोर्सेस लग रहे हैं। अब ध्यान देना, फ्रिक्शन को भूल जाओ और देखो सिस्टम किधर मूव करता। इस पे लग रहा है 10 न्यूटन, ये खींच रहा है 60 न्यूटन से, इस पे 10 न्यूटन, ये 60 न्यूटन से खींच रहा है, तो फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सिस्टम इधर मूव करता, इधर की तरफ। ये 60 है ना, ये 10 है, तो इधर की तरफ मूव करता, तो इधर की तरफ चलता हुआ ले लेते हैं एक्सेलरेशन a से। इसके लिए इक्वेशन बना लेते हैं, 10A इक्वल टू नीचे की तरफ 60, टेंशन रोक रहा है माइनस टी। अगर ये इधर की तरफ चल रहा है तो फ्रिक्शन इस पे इधर की तरफ, इधर चल रहा है तो फ्रिक्शन इधर की तरफ कितना, एफ के इक्वल टू म्यू के विच इज 0.5 इंटू आर, आर किसके इक्वल 80 लग रहा है ना, इधर की तरफ ना इधर चल रहा है ना इधर चल रहा है, मतलब आर इक्वल टू 80, तो एफ के इक्वल टू 40 न्यूटन, 40 लग रहा है भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन 40, तो 40 इसको यहाँ चल रहा है तो 40 इधर की तरफ, तो टी की साइड में लग रहा है ना 40, तो माइनस टी माइनस 40। ठीक है, इसके लिए बना लेते हैं, इधर चल रहा है पूरा सिस्टम, तो 1A मतलब A इक्वल टू टी ले जा रहा है इसको ऊपर, टी माइनस 10 रोक रहा है, टी माइनस 10। ठीक, ऐड कर लो, 11A इक्वल टू टी से टी गया, टी से टी गया ना, 60 माइनस 40 20, 20 माइनस 10 10, यही तो आएगा। देख लेते हैं एक बार फिर से, 11A इक्वल टू टी से टी गया, और ये हो गया माइनस 40 20, 20 माइनस 10 10, तो A इक्वल टू 10/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लस में आया तो मतलब सिस्टम इधर ही चल रहा है 10/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एक बार फिर से फाइनली देख लेते हैं इसको, इस पे लग रहा है 10 इधर, टेंशन ऊपर, इस पे 100 इधर, 100 cos 37, 80 इधर, 60 इधर, और यहाँ पे टेंशन भी बना लिया हमने। ठीक, रिएक्शन कितनी लग रही है 80, रिएक्शन 80, तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लेते हैं सीधा सीधा पहले, म्यू के इज 0.5 इंटू आर इज 80, 40 न्यूटन। फ्रिक्शन नहीं होता, सिस्टम इधर चलता, क्योंकि इधर 10 है इधर 60 इधर ही चलता, तो हमने कहा इधर ही चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो हमने कहा चलो भाई इसके लिए MA 10A इक्वल टू
ये 10 इधर की तरफ आ रहा है, इक्वल टू 60 नीचे ले गया है 60, टेंशन रोक रहा है -t और माइनस 40 क्या है इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन जो इसको रोक रहा है, इधर चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर की तरफ, ठीक है, इसके लिए बन गया। अब इसके लिए बना लेते हैं, इधर की तरफ चल रहा है ma1a इक्वल टू t माइनस 10, 11a इक्वल टू 20 माइनस 10, 10 ये t से t गया 10, तो a इक्वल टू 10/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया? जैसे ऐसे ही करना है। अब एक आपके लिए इसको करना और मुझे बताना कि सिस्टम का एक्सेलरेशन अगर ये मूव करेगा तो ये 53 डिग्री ले लेते हैं, ये 90 ले लेते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन लेस पुली है, निगलेक्ट मास ऑफ द स्ट्रिंग ऑल्सो। ये हमारे पास 5 kg का ब्लॉक है और यहाँ से हमारे पास मास है एक 10 kg का सपोज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, कितना लग रहा है 50 न्यूटन, ठीक। अच्छा चलो फोर्स हटा दें, टफ हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा सा इजी रखना है पहले, फिर धीरे धीरे टफ करेंगे इसको। ये आपके लिए है, फोर्स नहीं लगा रहे हैं इस पे। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लेते हैं 0.2, ठीक। एक ये वाला करना है आपको, फोर्स नहीं दिया मैंने, कॉम्प्लेक्स नहीं किया, सिंपल ही रखा अभी चीज़ों को। एक ये वाला करना, यहाँ पे एक ट्रॉली, यहाँ पे पुली, इसका सपोज 6 kg और यहाँ है हमारे पास सपोज 5 kg। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 ले लेते हैं, ठीक है। इसका भी एक्सेलेरेशन फाइंड करना अगर ये मूव करेगा तो, ठीक है। करना और मुझे बताना आंसर कितना आ रहा है। तो आज के लिए इनफ है, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।